जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास देखेंगे, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों एक ही वीडियो में। दोस्तों, फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। यूपी पीसीएस प्री जिनका एग्जाम है, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मात्र रिवीजन के लिए देखिएगा आप लोग, ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे हम लोग। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था, ठीक है। मध्य देश यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, ठीक है। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है। प्राचीन काल में देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी, बड़ा गांव तथा हुलास दोनों सहारनपुर से प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के लाल मृदभांड अवशेष के रूप में पाए गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई है। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मैत्र देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। पुरापाषाण कालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से निर्मित हैं। इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर, यानी कि पशुपालन से परिचित थे वहाँ के लोग। मध्यपाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महधा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से 15 शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिमी दिशा की ओर है। इलाहाबाद के मेजा तहसील के चोपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के महधा पुरास्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सील, लोढ़े, गर्त, चूल्हे, अस्थि एवं सिंह के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, ठीक है। सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, लहुरा देव। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से, कहाँ से? लहुरा देव से, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम जो है, प्राचीन चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है आपका कोलडिहवा, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। यहाँ से आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ से? आपका आलमगीरपुर से, ठीक है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो कि मध्य देश यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। 16 में से 8 जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जिनके नाम कौन कौन थे याद रखिएगा: कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ठीक है। कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत यानी कि वर्तमान में अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती यानी कि श्रावस्ती जिले में सहेत महत थी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कौशल यानी कि अवध का उल्लेख हुआ है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी जो है आपका अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी, ठीक है। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी दोस्तों। वत्स महाजनपद जो इलाहाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है, जो कि वर्तमान प्रयागराज है भी, ठीक है, की राजधानी जो है आपका कोसम, ठीक है, वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र थी, ठीक है।
दूसरी तीसरी शताब्दी में जो है कौशाम्बी मगधों की राजधानी थी। ठीक है, मगधों की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसे आग्नेय नगरी स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था दोस्तों। ठीक है, इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, कौशाम्बी को। अब मल महाजनपद जो है आपका देवरिया गोरखपुर क्षेत्र में की राजधानी कुशीनगर यानी कि कसिया या फिर पावा पडरौना थी। ठीक है, कुशीनगर की विस्तृत जानकारी आपका दिव्यावदान दिघ्य निकाय अशोक के 8वें बृहद शिलालेख कनिष्क के सिक्कों तथा फायान एवं हेनसांग के यात्रा विवरणों से मिलती है। कुशीनगर पर हुड़ों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है, हुड़ों ने भी हमला आक्रमण किया था। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कालसी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है में अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है जो तृतीय सदी ईस्वी के शासक शील वर्मन के अश्वमेघ यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन जो है उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है बौद्ध धर्म का पालना। ठीक है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों जो है आपका वैशाख पूर्णिमा को ही हुए हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होता है। चेदी महाजनपद की राजधानी जो है आपका शुक्तिमती यानी बांदा के समीप थी। ठीक है, अभी वर्तमान में अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। ठीक है, हिंसांग जो कि चीनी यात्री ने अपना यात्रा विवरण जो है CUकी में अतरंजी खेड़ा को पीलोशान कहा है। ठीक है, उत्तर वैदिक युग में समृद्ध स्थल अतरंजी खेड़ा जो है कासगंज जिले में स्थित है। वर्तमान में से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड तथा गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से आपका शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों के समृद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? आयाजसा था। ठीक है, आयाजसा। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में करवाया था। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है अयोध्या थी। ठीक है, अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के जो है आपका 200 से 300 ईस्वी प्राप्त हुए हैं, जो कि अहिच्छत्र के शासक अच्युत को आपका गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अच्युत से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। प्राचीन काल में कन्नौज जो है कान्य कुंज के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, कान्य कुंज के जहाँ से पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल जो है आपका 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर श्री कहलाता था। कन्नौज को कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। ठीक है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। याद रखिएगा कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा किसके गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, और सर्वाधिक समय पर तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, सबसे ज्यादा समय तक। ठीक है, 1018 से 1019 ईस्वी में आपका महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। बौद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से आपका साक्ष्य मिले हैं। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी जो कि कपिल ऋषि के पास ऋषि के वास स्थान यानी कि स्थान से इस स्थल का नाम जो है कपिलवस्तु पड़ा था। ठीक है, यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल था। ठीक है, काम्पिल जो है आपका जो कि बदायूं एवं फरुखाबाद के मध्य स्थित है। प्राचीन काल में आपका शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था ये। अहरौरा जो कि मिर्जापुर जिसको है मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ जो कि वाराणसी है एवं कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के समीप में है से लघु स्तंभ लेख मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कुरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों। सोहगौरा ताम्रलेख जो कि गोरखपुर में मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। ये इस ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में आपात की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। ठीक है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, प्रयाग के अशोक स्तंभ पर। काशी का पहली बार जो सर्वप्रथम उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। ठीक है, दिवोदास ने। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, याद रखिएगा। एटा जिले के कंटीगरा गांव से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से गुप्त काल, कुषाण काल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित मृदभांड, आपका पेंटेड ग्रेवियर भी मिले हैं। ठीक है। गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ दोस्तों। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद्र कन्नौज का शासक जो था उसको पराजित किया था। ठीक है। देवगढ़ जो कि आपका झांसी जिले से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। यहाँ से जैन तीर्थकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राही द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चंदेल शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं देवगढ़ से। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थकर जो है भगवान अभिनंदन नाथ एवं पंचम जो तीर्थकर है भगवान सुमतिनाथ का जन्म स्थल अयोध्या था। ठीक है, याद रखिएगा। सतपथ तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें जो तीर्थकर है भगवान पार्श्वनाथ का जन्म स्थली वाराणसी था। ठीक है। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा जो है, पभोसा 6ठे तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। ये श्रावस्ती तृतीय तीर्थकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था। ठीक है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल कौन है? देवगढ़ है। ठीक है। महोबा जो है गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित आपका 24 तीर्थकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है महोबा। ठीक है। कांकड़ी जो है आपका 9वें तीर्थकर भगवान शुभिधिनाथ यानी कि या फिर आपका पुष्पदह का निवास स्थल था ये। अब यहाँ देखते हैं दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है ये। ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ पर अन्य मंदिरों में केवल 1 मंडप होता था उसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, प्रति 5वें वर्ष में। ठीक है। हर्षवर्धन का जो है 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र मुक्ति के मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर जो है जो कि कानपुर में स्थित है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था ये। ठीक है। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इसकी छत जो है पिरामिडाकार है। ठीक है। कुशाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुशाणों के सिक्के काफ़ी मात्रा में मिले हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है एशिया से समृद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो मथुरा था। मथुरा शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्वासितवादी विचारधारा का उद्भव एवं विकास हुआ। यहाँ मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर लूटपाट की थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा का कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित किया गया था उसको नष्ट किया था।
भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी। राजघाट जो है वाराणसी के समीप में है, से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों यानी कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य पथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु थी। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों का अनुदान दिया था दोस्तों। ठीक है, श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों के केंद्र पर स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा। जैन तीर्थकर संभवनाथ एवं चंद्रप्रभु श्रावस्ती से समृद्ध थे। ठीक है, जैन तीर्थकर जो थे संभवनाथ एवं चंद्रप्रभु जो थे वो श्रावस्ती से संबंधित थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली पुत्र गोसाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती ही थी। ठीक है, यहाँ से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कनिष्क के। ठीक है, श्रावस्ती से। महाजनपद युग में आपका संकीसा फर्रुखाबाद के जो कि समीप स्थित है, पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था ये। महात्मा बुद्ध ने संकीसा में संघ में स्त्रियों की प्रवाज्या को अनुमति दी थी और भिक्षुणी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी इसमें। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार संकीसा में भगवान बुद्ध इंद्र व ब्राह्म के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। शंकिसा से स्कंद गुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ से। प्राचीन काल में इसी पत्तन मिगदाव यानी कि ऋषि पत्तन मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। ठीक है, अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह स्तंभ शीर्ष को आपका स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। हिंसांग के समय ये सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था हैंसांग के समय। ठीक है, सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप है। फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख भी किया है। सहगौरा जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है, से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं दोस्तों सहगौरा से, जो कि सहगौरा से। ठीक है, हस्तिनापुर यहाँ मेरठ जिले में जो कि स्थित है, इससे उत्तरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन परस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योद्धाओं की मुद्राएं मिली हैं, यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी दोस्तों। कौन दोस्तों? हस्तिनापुर। ठीक है, हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से मिले हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुषाणकालीन 200 मीटर ऊंची सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कृतिके की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में उत्कीर्ण मोहरे, हाथी दांत की कंघी तथा मोहरे छापे आदि प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अब मध्यकाल पे हम लोग आते हैं। मध्यकाल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए उत्तर प्रदेश से संबंधित। 831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चंदेलों का राज्य जो है आपका जेजाक भुक्ति, जो कि झुझौती के नाम से चर्चित था। ठीक है, आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था। ठीक है, मुगल काल में आगरा जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती होती थी। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया गया। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, यह मकबरा बगीचे में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई थी। इस जंजीर को न्याय की जंजीर की संज्ञा दी गई थी। न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं जो है पशु युद्ध देखती थी। ठीक है, आगरा में ही मीना बाजार लगता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है,
आगरा के किले का निर्माण किसने किया? अकबर ने कराया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है और इसमें अलंकरण के लिए पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। शैली का नाम याद रखिएगा, पित्रादुरा शैली। ठीक है, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल जो है आपका एक मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, आगरा का ताजमहल और मोती मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। यूरोपियन यात्रियों राल्फ फिंच एवं बर्नियन ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा यानी कि इलाहाबाद के निकट पश्चिमी गंगा तट पर स्थित था। ये कड़ा कहते थे उस एरिया को। महत्वपूर्ण एकता यानी कि सूबा था। ठीक है, ये सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ से दोस्तों? तो मतलब कड़ा से। ठीक है, कड़ा इलाहाबाद के निकट जो पश्चिम में गंगा तट पर स्थित था ये। ठीक, तो 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर करवा दी थी। ठीक है, कड़ा क्षेत्र में स्वर्ग द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। संत मलुकदास की जन्मस्थली भी कड़ा ही थी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में कालिंजर यानी कि जो कि बांदा जिले में पर राजपूतों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोयल यानी कि कोल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोयल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। सुल्तान बहलोल लोदी के समय जो है कोयल का स्थानीय शासक ईशा खां था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1022 ईस्वी में आपका दोस्तों महमूद गजनवी ने कलिंजर को पदाक्रांत किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परम परम परमदेव को 1202 ईस्वी में आपका कलिंजर में पराजित किया था। 1545 ईस्वी में कलिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ये मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी यानी कि जालौन जो कि जालौन जिला को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। 1435 ईस्वी में मालवा के हुशंग शाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था। अकबर के नौरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से समृद्ध था। यहाँ से बीरबल का रंगमहल तथा मुगलकालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से? कालपी से। ठीक है, 1659 में आपका औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़ कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज के सेनानायक जो है खेत सिंह ने गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की थी। सुल्तान बलबल के समय गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था, जो 1531 ईस्वी तक इनकी राजधानी रही थी। 1194 ईस्वी में कन्नौज के गाड़वाल नरेश जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। 14वीं शताब्दी ईस्वी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित किया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, जौना खान के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने स्थापना की थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। ये तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर जो है मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में 1393 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई थी। शर्की सल्तनत की शर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी में
लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था। ठीक है। अकबर फतेहपुर सिकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। सलीम जी जो कि जहांगीर का जन्म जो है फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोगाबाई का महल, दीवाने खास बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि है। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी। ठीक है, बदायूं सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश यहीं का इक्तादार था। कहाँ का? बदायूं का। ठीक है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध भी बदायूं से था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था दोस्तों। कौन? इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर स्थित जिले में स्थित बरन का निवासी था। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। कौन दोस्तों? बदायूं। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल आदि प्रमुख है। 1857 ईस्वी के महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता सूरजमल ने अपने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित किया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, अशोक स्तंभ को मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र जो है हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया था। मुराद को छत से बंदी बना लिया और मुराद को जो है आपका ये छल से बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। कहाँ? सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ठीक है, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था, मतलब पूरा कराया था इसका निर्माण कार्य। उत्तर मध्यकाल महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए उत्तर प्रदेश से संबंधित। 1707 ईस्वी में मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु से आपका 1757 ईस्वी यानी कि प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिम खान नामक पठान नेता का राज्य था। दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित था। फर्रुखाबाद के बंगश पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था और वहीं अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का राज्य स्थापित था। 1761 ईस्वी के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 1765 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। किसके बीच? अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में वह मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। 1774 ईस्वी में अंग्रेजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर यानी कि कटरा में पराजित कर आपका रुहेलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया था। ठीक है, 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आशफउद्दौला अवध का नवाब बना।
आशफउद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि यानी कि जो कि 1775 ईस्वी में हुई थी, वो कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। इस संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। आशफउद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1784 ईस्वी में। ठीक है, किसने कराया था? आशफउद्दौला ने कराया था लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। बनारस के राजा चेत सिंह ने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को हटाकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया था। 1797 ईस्वी में आशफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात इसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा ब्राहा आक्रमण से सुरक्षा के बदले प्रतिवर्ष 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज है, फतेहपुर, कानपुर, एटावा और एटा के क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे। 1809 ईस्वी में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया। ये 1836 में इस प्रांत का नाम जो है उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया था। उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी दोस्तों सम्मिलित थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 1857 ईस्वी में उत्तरी भारत की जनता, जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया, जिसे वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी है दोस्तों 1857 के विद्रोह को। 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर के 19वीं देशी सैनिक टुकड़ी ने दगाऊ टोली पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया था। ठीक है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पर ये दगाऊ टोपी है ना, दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया था, जिनके फिर आपको उनके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई हुई थी। कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर की 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे दोस्तों। मंगल पांडे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। मंगल पांडे ने 21 मार्च 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। मंगल पांडे को 7 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया दोस्तों। 7 अप्रैल 1857 ईस्वी को, याद रखिए, कहाँ? बैरकपुर में। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा व्याप्त थी कि इन कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगाई गई है। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ की देशी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 से आपका विद्रोह शुरू हुआ था, स्टार्टिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह भारत के अंतिम जो है मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, याद रखिएगा, के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? अवध और बुंदेलखंड थे। याद रखिएगा, 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी विद्रोह का विस्तार जो है इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी हो गया था। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया। 21 मार्च 1858 को कालीन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर
कानपुर बिठूर के प्रशासन पर नाना साहेब का अधिकार था। ठीक है, कानपुर बिठूर कहा जाता था, वहाँ पर क्या नाना साहब का अधिकार था। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम को कानपुर के निकट पराजित कर दिया था। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर कालीन कैंपबेल द्वारा विजित कर लिया गया था। फिर से 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजन बेगम नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी। ठीक है, पंडित सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार जो है कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम थी। 1857 ईस्वी के विप्लव के पश्चात बरेली के प्रशासन पर खान बहादुर खान रूहेला सैनिक अधिकारी थे, इन्होंने अधिकार कर लिया था। 1857 के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। उक्त टिप्पणी जून 1858 को युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल हुरोज ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व पेशे से अध्यापक मौलवी लियाकत अली ने किया था। याद रखिएगा, इलाहाबाद का नेतृत्व। ठीक है, जून 1858 में कैप्टन नील द्वारा इलाहाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा ताप्या टोपे, जिनका कि मूल नाम रामचंद्र, ने अपनी गनीमी कावा रणनीति यानी कि छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। 7 अप्रैल 1859 को ताप्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। संयुक्त प्रांत में 1857 ईस्वी के विद्रोह में स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना आरंभ किया था। ठीक है, जून 1858 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में जो कि उत्तर प्रदेश में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता स्वयं अधिग्रहित करके भारत में शांति की स्थापना की। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ठीक है, 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ये भी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने आपका देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1857 ईस्वी में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में शामिल 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास तथा लाला बैजनाथ, ये सब थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश के 5 सदस्यों का चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश से कितने? 5, याद रखिएगा। इनका नाम कौन है? गंगा प्रसाद वर्मा थे, प्राणनाथ थे, हामिद अली, नवाब रजा अली खान तथा मुंशी काशी प्रसाद, ये थे 5। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में दोस्तों सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद एवं लखनऊ में हुआ था, 3 बार। ठीक है, इलाहाबाद जो कि 1888 ईस्वी को हुआ था, अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूलेट हैं, और 1892 ईस्वी में अध्यक्ष जो था इलाहाबाद में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। 1910 में जो हुआ था अधिवेशन, उनके उस समय अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडरवन थे। और लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1899 ईस्वी में, उस समय अध्यक्ष आपका रोमेश चंद्र दत्त थे। और 1916 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में, उस समय अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, और 1936 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उस समय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल
मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, 3 अधिवेशन हुआ था लखनऊ और इलाहाबाद में, याद रखिएगा। इलाहाबाद एवं लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। तो कहाँ कहाँ? 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। और 1925 में जो कानपुर में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे उस समय? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और तथा 1946 में आपका मेरठ में हुआ था, उस समय अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी ने की थी, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ हुआ था, उनके नाम भी, इन्होंने अध्यक्षता की थी और कब हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। 1888 ईस्वी में प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड ने काल्विन ने इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी सब कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे। 1916 ईस्वी में अंग्रेज और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी दोस्तों, 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो कि तात्कालिक नाम संयुक्त प्रांत था, कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। उपयुक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? आपको महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा इनके। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक प्रस्ताव असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। कहाँ? मुरादाबाद में। ठीक है, कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में। अक्टूबर 1921 में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेरकर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ दोस्तों? चौरी चौरा, गोरखपुर के। ठीक है, कब? ये 5 फरवरी 1922 को। उपयुक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था, किस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने? तो चौरी चौरा घटना की वजह से। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैरकानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। अगस्त 1928 में लखनऊ राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा कि इन्होंने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था दोस्तों। सितंबर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा कि उन्होंने की थी, सत्यभक्त ने, वो पत्रकार थे। प्रताप एवं प्रभु वोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर से छपने वाला अखबार था ये। सन 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था दोस्तों। याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समवर्ती क्षेत्र में सन 1924 से 1930 के मध्य किसानों के बीच चले एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था दोस्तों। ठीक है, यह आंदोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ है दोस्तों। उपयुक्त आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आंदोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में आमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी थे। ठीक है, सन 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। इस संगठन में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र बनर्जी
और रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। कौन कौन शामिल थे दोस्तों, याद रखिएगा। 1924 में आपका चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकुरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया। इस कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी तथा रामप्रसाद खत्री को मनमथ नाथ गुप्त आदि को रामप्रसाद खत्री एवं मम्मथ नाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था। श्री गुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में सांडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। क्रांतिकारी शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। सन 1926 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई। सन 1937 के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे। क्या क्या स्थान मिला था देख लीजिए। मुस्लिम लीग को 29, स्वतंत्र उम्मीदवार को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 मिला था तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। उपयुक्त निर्वाचन में 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे। कांग्रेस को 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 9, लिबरल को 1 तथा स्वतंत्र उम्मीदवार को 14। ठीक है। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से गठबंधन करने में समर्थ थे। चौधरी खलीकुज्जमा, जिन्होंने 12 मई 1937 को इलाहाबाद में आपका जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में सन 1937 में गठित कांग्रेस सरकार में के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। अक्टूबर 1939 में गांधी जी द्वारा आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्यागपत्र दे दिया। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने किया था। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने बनारस से भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, इसमें आपका जमींदार प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों एवं भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, इस पर एक पर्चा प्रकाशित किया था इस पर। ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था दोस्तों। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल तथा जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। 16 अगस्त 1942 को संयुक्त प्रांत के बलिया में आपका भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। लखनऊ में सन 1936 ईस्वी में प्रोफेसर एनजी रंगा, इंदुलाल याज्ञिक एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ में दोस्तों 1936 में। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एनजी रंगा जो है महासचिव चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की थी। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध कानून
का मद निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा एवं मैनपुरी जिलों को चुना गया था। याद रखिएगा, एटा एवं मैनपुरी जिलों को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नामकरण देख लीजिए हम यहाँ पर। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत जो है आपका अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। ठीक है, और इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। सन 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। ठीक है, सन 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया था। मुख्यालय आगरा को बनाया गया। सन 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। सन 1858 में इस प्रांत का मुख्यालय जो है आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। सन 1869 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान प्रयागराज जो की है। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन सन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद। सन 1877 में इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर इस प्रांत का नाम जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। सन 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित कर दी गई। कब? 2 नवंबर 1925 को। पहले आपका प्रदेश की राजधानी जो है इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, कब? 2 नवंबर 1925 को। ठीक है, तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। ठीक है, सन 1935 में प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। सन 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके मात्र संयुक्त प्रांत कर दिया गया दोस्तों। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 12 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ यह भारत गणतंत्र का एक राज्य बना दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।